जो सबसे खतरनाक विलेन है वो चाइना है, जो धोखेबाज है वो पाकिस्तान है और खालिस्तानी कॉमेडियंस हैं। अचानक से इतने अटैक इंडियन डिप्लोमैट्स पर क्यों बढ़ गए हैं खालिस्तान? क्योंकि हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। खालिस्तान एक्चुअली स्क्रीन सेवर है इमिग्रेशन फ्रॉड का, खालिस्तान स्क्रीन सेवर है ड्रग स्मगलिंग का, खालिस्तान स्क्रीन सेवर है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, हवाला का, हफ्ता वसूली का। सबसे ज़्यादा ये किसानों के मुद्दों से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इनकी जो किसानों की कुछ लीडरशिप है उनके खालिस्तानियों के साथ ताने बाने हैं, क्योंकि दे स्पीक द सेम लैंग्वेज। मैं सारे किसानों के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो इनकी लीडरशिप है, हाँ डेफिनेटली उसमें कुछ जिसको कहते हैं खोट है बहुत बड़ा। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी भी, काफ़ी हद तक पाकिस्तानी भी, 99% ऑफ द पाकिस्तानीज दे आर नॉन प्रोडक्टिव। ये कुछ काम वाम नहीं करते हैं, अपने गेटोज बना रखे हैं यूके में, ऐसी जगह बना रखा है जहाँ पे इनको शरिया चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम यूके क्यों आए? सऊदी अरब जाते, वहाँ पे लगा हुआ है शरिया, अफगानिस्तान जाते। इंडिया चाइना रिलेशंस जो प्रेजेंटली हैं उनको आप कैसा देखते हैं? बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं एक प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ एक चीज़ कि देयर विल बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्यों मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ जी, क्या अभी ये रुके हुए हैं क्योंकि बीजेपी की या मोदी सरकार है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इस वजह से रुके हुए हैं? मुझे नहीं लगता। अभी देखिए, बात ये हो रही है कि चाइना अभी फंसा हुआ है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना इज़ अडॉप्टिंग अ वेट एंड वॉच। और चाइना को एक बात पता है, देखिए चाइना के लिए ना अभी मेन टारगेट उसका रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना है, और उसके लिए ताइवान प्रायोरिटी है, भारत अभी प्रायोरिटी नहीं है। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमारा रिटेलिएशन के लिए भारत किस तरीके की अप्रोच रख रहा है? यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी परसों, उसने यही चीज़ एड्रेस करी है जो आपने बोल रही है ना, आपका सवाल उसमें यही है। पाकिस्तान को लेके ये बोला है कि अब भारत को ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली पनिश कर सकता है, और पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द भेज रहा है, मिलिटेंट्स भेजता है और टेररिस्ट कार्रवाइयाँ करवाता है। और भारत को अभी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को आप मिलिटरीली आप उसको सज़ा दे सकते हैं। जहाँ तक चाइना की बात है, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिसकैलकुलेशन हो सकता है। किसकी तरफ से मिसकैलकुलेशन हो सकता है? मुझे पता है क्या लगता है, चाइनीज़ करेंगे और यहाँ से रिटेलिएशन होगा, ये मुझे लगता है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन है, लेकिन एक खास बात आप सभी को बता दूं कि हाई पब्लिक डिमांड के चलते और जिस तरह का प्यार हमारे वीडियोस को आप लोगों ने दिया, आप लोगों से मिला, खासकर इन गेस्ट के साथ 18+ मिलियन व्यूअरशिप है एंड स्टिल काउंटिंग, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी प्यार के चलते हमने रिक्वेस्ट की एक बार फिर मेजर गौरव आर्या से कि प्लीज़ सर हमें अपना टाइम दीजिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिकल इश्यूज़ हैं जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, उन पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए राज़ी हो गए हैं सर। वंस अगेन सर, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहली बात सर, थैंक यू सो मच। जिस तरह का प्यार आपकी वीडियोस को मिला है हमारे प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ कमेंडेबल। और आपने अपने बिजी शेड्यूल से एक बार फिर हमें समय दिया, और इस बार जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो ये पूरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो चाणक्य फोरम के ऑफिस में बैठ करके कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेजर गौरव आर्या चाणक्य फोरम के एडिटर इन चीफ हैं। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स में गजब की पकड़ है और पूरा भारत वाउच कर रहा है इस वक्त आपके नाम पर। सर, बात शुरू करूं उससे पहले एक जो मन में सवाल आ रहा है, चाणक्य फोरम ही आपने अपने प्लेटफॉर्म का नाम क्यों रखा? तो स्मृति, थैंक यू वेरी मच, आपने शो पे अपने इनवाइट करा। हम जब फौज में थे ना, तो हमने जैसे सुनजू आर्ट ऑफ वॉर, सुनजू पढ़ा हमने गुडेरियन के बारे में पढ़ा, हमने रोमेल के बारे में पढ़ा, हमने पैटर्न के बारे में पढ़ा। मुझे पता नहीं था, नाम सुना था चलता फिरता चाणक्य का, मुझे पता नहीं था। फिर बाद में जब मैं आया और मैंने पढ़ाई लिखाई सीरियसली शुरू करी फौज छोड़ने के बाद, फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत को पहले जोड़ने की बात करी। जब ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ था, हु वाज द वन हु एक्चुअली सेड कि भारत को एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना है और करना चाहिए? वो कौन था जिसने
मोती बिखरे हुए थे जिसने एक धागे का काम करा और एक माला में मोतियों को पिरोया। कौन था जिनके सबसे पहले टेक्स्ट मिलते हैं, रिटन टेक्स्ट मिलते हैं एक लिखावट के तौर पे, जिन्होंने भारतवर्ष की बात करी एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, एज एन आइडेंटिटी, वो आचार्य चाणक्य ही थे। भारत तो उनसे बहुत पहले से था, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एंटिटी की बात कर रहा हूँ कि विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खड़ा हुआ है भारत। दैट वाज आचार्य चाणक्य। फिर मुझे लगा कि ये लोग, हम लोग अपने इतिहास को इतना क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया था बचपन से, और हमें ये सिखाया गया था कि बाहर से जो चीज़ आती है ना, आजकल भी हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं, आजकल तो कम हो गया है, लेकिन एक ज़माने में लोग ये बोलते थे, अरे इस आदमी को देखो, इसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, जबकि वो विदेशी ज़बान है, विदेशी भाषा है, नहीं बोलनी आती, नहीं बोलनी आती। वो रशियन को भी नहीं आती, चाइनीज़ को नहीं आती, जापानीज़ को नहीं आती, फ्रेंच को नहीं आती, जर्मन को नहीं आती। ऐसा क्यों है कि हमें आनी चाहिए? लेकिन हमारे दिमाग में वो एक हीन भावना भर दी गई। तो आई सेड नहीं, इसका नाम चाणक्य फोरम होगा एंड इट विल बी अ सल्यूट टू इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। जो भारत का एक, जिसको कहते हैं ना स्वर्णिम अतीत है, जो पास्ट है भारत का, जिसको कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है, वो उसको सल्यूट करने के लिए, उसके सामने नमन करने के लिए इसका नाम चाणक्य रखा कि ये हैं हमारे एक हीरो हु वी मस्ट रिकॉग्नाइज एज अ हीरो। दैट इज वाई उनसे प्रेरणा लेके हमने चाणक्य फोरम नाम रखा। ये आइडिया आप ही का था, चाणक्य फोरम नाम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि ये चाणक्य फोरम के नाम से इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपका जो कंटेंट जियोपॉलिटिक्स पे है, खासकर खालिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के। तो सर आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन तीनों में से, खालिस्तान, पाकिस्तान, चाइना में से कौन सा है? क्योंकि शुरुआत अकॉर्डिंगली करूँगी फिर। ये एक मूवी की तरह है जिसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, विलन कौन है, इसमें कॉमेडियन कौन है, राइट, और इसमें वो धोखेबाज कौन है, जैसे एक मूवी में होता ना। तो इसमें क्या है कि जो सबसे खतरनाक विलन है वो चाइना है, जो धोखेबाज है वो पाकिस्तान है, और खालिस्तानी कॉमेडियंस हैं, राइट। तो ये मिक्स एंड मैच है, तीनों का फ्लेवर है। करंटली द फ्लेवर ऑफ द सीजन इज़ खालिस्तान। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है खालिस्तान के उस पर डील करने में। चाइना पाकिस्तान बीच में आता रहता है, बट खालिस्तानी ज़्यादा करंट फेवरेट, फिर चेंज हो जाएगा कल, जैसे कि अगर कोई नया न्यूज़ आती है बहुत शानदार, लेकिन फ़िलहाल के लिए खालिस्तान। तो चलिए खालिस्तान से शुरू करते हैं। आपने कॉमेडियन बोला है, खालिस्तान के सब्जेक्ट को अचानक से इतने अटैक इंडियन डिप्लोमैट्स पर क्यों बढ़ गए हैं खालिस्तान के? क्योंकि हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। देखिए, ऐसा होता है कि आप, ये खालिस्तानी हैं कौन? खालिस्तान जैसी तो कोई ज़मीन का टुकड़ा है नहीं, और ये खालिस्तानी वो हैं जिनका वजूद कोई नहीं है। ये झूठी चिट्ठियां लेके, आपको सिमरनजीत सिंह मान का वो वीडियो भी आपने देखा होगा जो कि वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लेके मैंने फेक चिट्ठियां लिख के दी और मैंने 50,000 बंदे बाहर भेजे। वो पंजाबी में इंटरव्यू है, बट मैं व्यूअर से ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाइए वीडियो देखिएगा, तब आपको पता लगेगा। तो इसेंशली खालिस्तान क्या है, स्मृति मैं आपको बताता हूँ। ये एक, आपको हर चीज़ के लिए एक सो कॉल्ड कॉज चाहिए, आपको एक स्क्रीन सेवर चाहिए। खालिस्तान एक्चुअली स्क्रीन सेवर है इमिग्रेशन फ्रॉड का, खालिस्तान स्क्रीन सेवर है ड्रग स्मगलिंग का, खालिस्तान स्क्रीन सेवर है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, हवाला का, हफ्ता वसूली का। इन सब के लिए एक स्क्रीन सेवर है। कहने को, जब आप बाहर जाएंगे तो कहने को ये है कि साहब हम भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, इनका एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव से ये लोग पैसे कमाते हैं। खालिस्तानी ये बाहर जाते हैं, भारत के बारे में झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के चिट्ठी लेकर बाहर जाते हैं, असाइलम सीख करते हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं ये सारे खालिस्तानी, कम पढ़े लिखे हैं। आपको खालिस्तानी डॉक्टर, खालिस्तानी रॉकेट साइंटिस्ट, खालिस्तानी न्यूरोसर्जन, खालिस्तानी बड़े बड़े इंजीनियर, आईटी कंपनी में कोई टॉप पे खालिस्तानी बैठा हुआ, ये आपको नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्सी चलाना कोई छोटा काम है, वो भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं। काम हर एक इज्जतदार होता है, लेकिन आपको खालिस्तानी ज़्यादातर इसी में मिलेंगे। ऊबर के पीछे, बिहाइंड द व्हील्स ऑफ एन ऊबर यू विल फाइंड खालिस्तानीज। उनको और कहीं नौकरी मिलती नहीं है, उनमें से कई सारे वेलफेयर पे रहते हैं, दे आर ऑन वेलफेयर। और एक उन्होंने इकोसिस्टम बना लिया है कि पैसा लेंगे, फंडिंग होगी,
भारतीय हाई कमीशन के सामने जाके ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एम्बेसडर के सामने जाके पत्थर फेंकेंगे, ये मोलोटोव कॉकटेल जैसे सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट के ऊपर उन्होंने फेंका था, अटैक करेंगे। ये इनके लिए एक मनी जनरेटिंग स्कीम है, इसलिए अटैक्स होते हैं, बिकॉज द अटैक्स मीन मनी फॉर देम। वो पैसा ऐसे कमाते हैं क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है कोई और काम करने के लिए। सबसे ज़्यादा ये किसानों के मुद्दों से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पूरी खालिस्तान की जो सो कॉल्ड मूवमेंट है, ये फेक मूवमेंट है, लेकिन शुरू पंजाब से हुई है। और अगर आप ये देखेंगे कि टोटल जो ये गेम चल रहा है एमएसपी का, इसकी शुरुआत पंजाब से हुई है। केरल के फार्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर समय आवाज़ सिर्फ एक भारत के सूबे, एक भारत के स्टेट से निकलती है, वो पंजाब। ये एक इकोसिस्टम है एक दूसरे को सपोर्ट करने का। मैं नहीं मानता इस वक्त जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान हैं, मैं नहीं मानता, अराजक तत्व हैं, दे आर नॉट फार्मर्स। अब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है जब मैं ये बोलता हूँ, पर एक बात बताइए, मेरे खुद टीम में लोग हैं जो कि किसान परिवार से हैं, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके भाई किसान हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं। वो कहते हैं सर ऐसा ये शादियों में जब किसी के यहाँ जाते हैं, किसानों की बात बता रहा हूँ, तो इनको लगता है कि जल्दी जल्दी लौटो, गाय भैंसों को खाना देना है, सवेरे पानी खोलना है, खेत हैं। और पीस ऑफ लैंड इज अ लिविंग थिंग एक्चुअली। हम लोग समझते हैं कि वो उसकी जान होती है। पीस ऑफ लैंड इज अ लिविंग थिंग, इट हैज़ टू बी नर्चर्ड एवरी डे। सुबह शाम आपको दिन में 2 बार डंगरों को आपको खाना देना है, आपको पशुओं को खाना देना है, आपको दूध निकालना है गाय भैंस का, आपको उसको बेचना है, आपको कटाई होती है, बुआई होती है, 10 किस्म की चीज़ें होती हैं एक फार्मर की लाइफ में। फार्मर हैज़ अ वेरी बिजी लाइफ। ये कौन से किसान हैं जो कि 6-6 महीने छोड़ के अपने घर आने को यहाँ पे तैयार हैं, कहते हैं 6 महीने का राशन लाएंगे? किसान के पास इतना टाइम नहीं है, किसान के पास इतना टाइम है ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी जुड़त बन गई खालिस्तानियों से। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे किसान जो पंजाब के हैं वो खालिस्तानी हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूं कि हाँ, इनकी जो किसानों की कुछ लीडरशिप है उनके खालिस्तानियों के साथ ताने बाने हैं, क्योंकि दे स्पीक द सेम लैंग्वेज। मैं सारे किसानों के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो इनकी लीडरशिप है, हाँ डेफिनेटली उसमें कुछ जिसको कहते हैं खोट है बहुत बड़ा। कैनेडियन गवर्नमेंट का बेसिक रीज़न और इंटेंशन क्या है खालिस्तानियों को सेफ हेवन देने के पीछे? देखिए स्मृति, कनाडा हैज़ ऑलवेज बीन अ सेफ हेवन। ये आज की बात नहीं है, जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे वो ये भी ऐसी थे, इनकी भी यही हरकतें थी। जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें कितने 100 लोग मारे गए थे, उसमें वो पनवर करके था एक, मैं उसका पूरा नाम भूल रहा हूँ, उसको छोड़ दिया। उसके घर में हथियार मिले, उसके घर में एक्सप्लोजिव मिले, कैनेडियन गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, जबकि सारे प्रूफ थे उसके अवेलेबल। तो कनाडा में आज से नहीं, दशकों से ही होता, 40-50 साल से यही हो रहा है। पंजाब से पूरे गांव के गांव चले गए कनाडा बसने के लिए, पूरे गांव के गांव चले गए। और सभी स्टेट से लोग बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब से जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पंजाब से जाते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से भी जाते हैं, तमिलनाडु से, हर एक स्टेट से लोग बाहर जाते हैं और बाहर सेटल होते हैं। लेकिन पंजाब में बाहर जाने का एक खास फैसिनेशन है, जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। एक है फैसिनेशन कि विदेश जाना है, देयर इज अ सर्टन फैसिनेशन। ये इलॉजिकल फैसिनेशन है। अमीर लोग अपनी ज़मीनें बेचते हैं, घर में उनके फॉरेन कार्स हैं, वो ज़मींदार है पंजाब में। मैं उदाहरण दे रहा हूँ और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, करोड़पति हैं, चंडीगढ़ में उनका बंगला है, गांव में उनकी एकड़ों ज़मीन है, राइट। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, चंडीगढ़ में उन्होंने फॉरेन कार्स रख रखी हैं। ये सब कुछ है उनका इकोसिस्टम, एवरीथिंग इज दैट, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। लेकिन कनाडा जाके ऊबर चलाने, पता नहीं कुछ है शौक कई लोगों का, सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोगों का एक है शौक, दैट इज देयर। सो लोग वहाँ पे जाते हैं, दे रीच कनाडा। कनाडा के कुछ लॉज हैं ऐसे कि आप कनाडा पहुँचते हैं, आपको असाइलम मिल जाता है, राइट। पर एक बात और है, अब कनाडा के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के वाइट्स हैं, गोरे हैं, अब वो परेशान हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने बोला यार ये अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इनको यहाँ से निकालो, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, यहाँ पे क्राइम फैला रहे हैं और यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। सो नाउ मोर देन 60% ऑफ द कैनेडियंस फील अब बस हो गई है,
तो कनाडा से भी देखिए ये होना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आपको यूके ने क्या करा है आपको पता ही है ना, रवांडा प्लान आपने सुना ही होगा। रवांडा प्लान 250 मिलियन पाउंड्स दिए हैं रवांडा की सरकार को, यूके की बात मैं कर रहा हूं अभी। ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं 250 मिलियन पाउंड्स, दैट इज $250 बिलियन पाउंड्स उन्होंने रवांडा को दिए। बोला कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनको जहाज में भर भर के आपके पास भेज रहे हैं, भर भर के आपके पास भेज रहे हैं, और हम आपको पैसे देते रहेंगे, आप इनका ध्यान रखिए। यहाँ पे यूके में ये लोग नहीं आ सकते। आज यूके ने करा है, कल जर्मनी करेगा, इटली करेगा, अमेरिका करेगा, ये सब करेंगे। इनको जाना है बाहर, इनको जाना है बाहर, क्योंकि इन देशों में अब एक रियलाइजेशन हो गया है कि ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं ये नॉन प्रोडक्टिव है, ये नॉन प्रोडक्टिव है। एक कहावत है ना पुरानी, आपने सुना होगा, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। इनके साथ यही है। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी भी, काफ़ी हद तक पाकिस्तानी भी, 99% ऑफ द पाकिस्तानीज दे आर नॉन प्रोडक्टिव। ये कुछ काम वाम नहीं करते हैं, दे लिव ऑन वेलफेयर। इनके 10-10, 12-12 बच्चे हैं, अपने गेटोज़ बना रखे हैं यूके में, ऐसी जगह बना रखा है जहाँ पे इनको शरिया चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम यूके क्यों आए? सऊदी अरब जाते, वहाँ पे लगा हुआ है शरिया, अफगानिस्तान जाते, इनको जाना यूके है। फिर यूके में लोगों को कन्वर्ट करेंगे, ग्रूमिंग गैंग्स हैं, लड़कियों का फ़ायदा गलत उठाना, ये सारे के सारे काम धंधे इनके लगे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, जो कि टॉप अर्निंग करते हैं, जो कि बड़े रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, क्या होता है कि जब आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक मूड बनता है, एक माहौल बनता है, तो उसकी जद में फिर सब आते हैं, ठीक है ना। फिर वो जिसको कहता है ना कि धान के साथ वो घुन भी पिसता है, वो चक्कर हो रहा है आजकल। एंड दिस इज व्हाई इंडियंस आर ऑल्सो स्लाइटली टेंटेटिव कि यार हम लोग मेहनती हैं। मैं एक डॉक्टर साहब हैं, लंदन में रहते हैं, वहाँ पे टॉप हॉस्पिटल में लंदन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मुझसे कहना मेजर साहब इन खालिस्तानियों ने, एंड ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम पंजाब, ही इज़ अ हिंदू पंजाबी, एंड ही सेइंग कि मेजर साहब इन लोगों ने बहुत बेड़ा ही गर्क कर दिया। अब जो लोकल पॉपुलेशन है, अब उनमें धीरे धीरे घृणा होने लगी है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, चाहे वो कनाडा हो, आपने कनाडा की बात करी, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, अब धीरे धीरे उनके खिलाफ एक घृणा होने लगी है। पर जो घृणा करता है, जो हेट करता है, उसको ये नहीं पता कि ये खालिस्तानी नॉन प्रोडक्टिव है। जो कि इंडियन है वो तो प्रोडक्टिव है, वो तो तुम्हारे टॉप हॉस्पिटल का एचओडी है, या ही इज़ अ वेरी सीनियर डॉक्टर, इफ नॉट द एचओडी द वेरी सीनियर डॉक्टर। 20-25 साल का उसका एक्सपीरियंस है और पढ़ के आया है, और मतलब टॉप क्लास डॉक्टर है, टॉप क्लास साइंटिस्ट है, टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं। वो फंस जाते हैं फिर इन चक्करों में। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूंगी कि खाली यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहीं पे क्यों एक्टिव हैं या खालिस्तानी, क्यों नहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना एक्टिव हैं? यूरोप में एक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, हाँ। इंग्लैंड में एक्टिव हैं, इंग्लैंड में एक्टिव हैं, जर्मनी में थोड़ा बहुत ये लोग एक्टिव हैं। मतलब यूके और यूएस को छोड़ के, यूके को छोड़ कर कोई और यूरोपियन कंट्री में इतना, जर्मनी में एक्टिव हैं? हाँ, जर्मनी में एक्टिव है, कम एक्टिव है। एक तो देखिए बात ये ना कि इनको समझ में नहीं आती, ये ज़्यादातर आपको देखेंगे खालिस्तानी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में एक्टिव, आपको ऑस्ट्रेलिया में एक्टिव देखेंगे। हाँ, जाहिर सी बात हाँ, इनको वो मुल्क चाहिए, इनको वो देश चाहिए एक्टिव होने के लिए जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहाँ पे ये खुल के अपने मन के जितने भी दंगे फसाद हैं, लोकल लैंग्वेज सीखनी ना पड़े। हाँ, ये अपना नहीं, और ये जो भी बोलना चाहें बोल दें। तो खालिस्तानी करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। खालिस्तानियों का एक खास माइंडसेट है कि उनको पता है कि यहाँ के जो लोकल लॉज हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत तवज्जो देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका जो मन चाहे बोलिए, आपको खुली आज़ादी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस कंट्री का जो संविधान है देश का, उसका फ़ायदा उठाते हैं। उसमें जो फ्रीडम है, उसमें जो आज़ादियाँ दी गई हैं, स्वतंत्रता दी गई हैं कि आप स्वतंत्र रहें, कि आप कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दी गई है, उसका पूरा फ़ायदा उठा के अपना एजेंडा ये लोग चलाते हैं। और आप इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लीजिए, जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट की एक खासियत है स्मृति, जितना वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आप सोच नहीं सकते। वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कह दीजिए। अब देखिए वो क्या नाम है उसका, साजिद या क्या नाम है, जो लंदन का मेयर है, लंदन का मेयर है, वो लंदन का मेयर है, छोटा आदमी तो नहीं है, लंदन का मेयर है। उसका माइंडसेट देखिए आप शॉक हो जाएंगे। उसको लंदन वालों ने वोट दिया होगा तब वो मेयर बन गया, राइट। वो भूल गया कि लंदन के लोगों ने मुझे वोट दिया था और मुझे मेयर बनाया। जैसी उसके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ, उसने सबसे पहले ये बोला कि मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया होता तो क्या तुम लंदन के मेयर बनते, राइट।
और रेडिकल इस्लाम ने बेड़ा गर्क कर दिया यूके का। मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, मैंने आर्टिकल लिखा था और वहाँ के किसी अखबार में, आई थिंक द गार्डियन में कहीं पर पब्लिश हुआ था वो आर्टिकल, और उस आर्टिकल में मैंने क्लियरली लिखा था कि आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरे सामने है। और मैं सिर्फ वहाँ पे 5-6 दिन रहा था यूके में, सिर्फ 5-6 दिन, और मुझे 5-6 दिन में समझ आ गया यहाँ पे गड़बड़ है कोई सॉलिड, तो मैंने आर्टिकल भी लिखा था। ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि या खालिस्तानी हों या रेडिकल इस्लामिस्ट हों, ये लोग क्यों जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। आपने देखा फ्रांस में पिछले साल दंगे हुए थे, आपको पता है, कितनी हज़ारों गाड़ियाँ जला दी, कितने 100 घर फूंक दिए। क्यों? क्योंकि एक लड़के को पुलिस ने गोली मारी, इनको गुस्सा आया, आपने एक लड़के को गोली मारी। इन्होंने दंगे फसाद इसलिए नहीं करे रेडिकल इस्लामिस्ट ने क्योंकि किसी पुलिस वाले ने एक लड़के को गोली मारी, नहीं, वो तो जानते भी नहीं थे उस लड़के को, कई सारे उस लड़के को जानते भी नहीं थे। आप एक लड़का है, मर गया, पुलिस वाले की गलती थी, पुलिस वाले को अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो, केस करो उसके खिलाफ। आपने आधा फ्रांस जला दिया, क्यों? क्योंकि आप जला सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें एकता है, आपको लगता है कि नहीं, हम कर सकते हैं, अपना पावर दिखाओ, यही पावर है। दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स। और जब आपको कोई पुलिस वाला आए पकड़ने के लिए, फट से बोलो इस्लामोफोबिया, फट से बोल दो रेसिज्म, वो डर के पीछे हो जाएगा। क्योंकि नोबडी, भाई अगर एक बात बताइए, अगर मैं हिंदू हित की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ हिंदू हित की, अगर कोई आके मुझे बोलेगा कि आप कम्युनल हैं, मैंने और किसी मज़हब के बारे में बात नहीं करी, धर्म के बारे में बात नहीं करी, मैं सिर्फ हिंदुज़म के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई उठ के बोल देगा कि मेजर साहब आप कम्युनल हैं, मैं पीछे हट जाऊँगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा, बट मैं बता रहा हूँ कोई और होगा पीछे हट जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे प्ले दैट साइकोलॉजिकल गेम अगेंस्ट यू। इस तरीके से वो लोग गेम खेलते हैं कि कुछ भी बोलेगा फट से आप बोल दीजिए। CAA भी चल रहा है, आप फट से बोल दीजिए आप कम्युनल हो, तो सॉरी यार, आई एम नॉट कम्युनल, मैं तो एक अपनी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं तो अपनी राय व्यक्त कर रहा था, मैं कोई कम्युनल। लोग एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं बैक फुट पे, ये हथियार इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ नहीं करते, लेकिन वैसे करते हैं। मेजर साहब, इसके पीछे, इनकी फंडिंग और इनके सपोर्ट के पीछे आप ISI का कितना बड़ा हाथ मानते हैं? मुझे लगता है कि इसके पीछे, देखिए, आप खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ISI के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, पर इनके कंड्यूट्स हैं। ISI इज़ अ फरो, इट्स अ फनल फॉर फंडिंग। थोड़ा बहुत पैसा ISI देती होगी, पर पाकिस्तान के पास इतना पैसा है नहीं बेचारों के पास, अब वो गरीब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और वो मांग मांग के, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हर एक कप चाय जो हम पीते हैं वो मांगे की पीते हैं। शहबाज शरीफ का भी एक इंटरव्यू आया, स्पीच थी, जिसमें बोला कि साहब हम मांगे का पीते हैं, तो एक कप चाय भी। तो मुझे नहीं लगता कि ISI का फंडिंग का रोल है, लेकिन ये लोग अपने ड्रग से पैसा काफ़ी निकाल लेते हैं। जैसा मैंने बोला कि इमिग्रेशन का स्कैम, हर एक बंदे से जो आना चाहता है वो अपनी ज़मीन बेचता है पंजाब में, और 70-80 लाख रुपए का एक एक बंदे का गेम है, और कई 100 हज़ारों की तादाद में जाते हैं। तो ये हज़ारों करोड़ों का गेम है। ये एक साल में हज़ारों करोड़ों का, इनफैक्ट आई वुड से बिलियंस ऑफ US डॉलर्स पर ईयर का ये गेम है इमिग्रेशन का। फिर इनके ड्रग्स, पंजाब में चिट्टा बोलते हैं, इट्स वाइट पाउडर, चिट्टा बोलते हैं पंजाब में ड्रग्स का। फिर इनका हवाला, हुंडी से पैसा, हवाला से पैसा आना जाना। फिर इनके एक्सटॉर्शन, ये जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं, इन सबको कॉल आते हैं कि इतना पैसा दे दो, अब तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए हो, आपने इतने करोड़ की डील साइन करी है। फेमस है पंजाबी सिंगर्स, दे आर वेरी पॉपुलर, इनके गाने हर जगह बजते हैं। तो उन सिंगर्स को फिर कॉल जाता है कि आप इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, जो मना करेगा फिर इसको गोली मारेंगे। तो ये सब बड़ा कॉमन है, इनके तरीके हैं कई। और हाँ, स्टेट एजेंसीज फंड करती हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू सीधा सीधा CIA का बंदा है, सीधा सीधा, वो कुछ भी बोलता है, उसको कोई अरेस्ट नहीं करता। ही इज़ एन एसेट, वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसके बच्चे उसको क्यों गद्दार नहीं बोलते, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हो सकता है बच्चे ही उसके गद्दार हो चुके हैं अभी तक, बट है ऐसा। इंडिया चाइना रिलेशंस जो प्रेजेंटली हैं, उनको आप कैसा देखते हैं? बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं एक प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ एक चीज़, कि देयर विल बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये आपने अपने प्लेटफॉर्म पे भी बोला हुआ है, लेकिन व्हाट मेक्स यू से दिस? देखिए, अच्छा, क्यों मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ जी, क्या अभी ये रुके हुए हैं क्योंकि बीजेपी की या मोदी सरकार है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इस वजह से रुके हुए हैं? आर दे वेटिंग फॉर सम लूप होल या कोई ऐसा वीकनेस का वेट कर रहे हैं? अगर आप ये बोल रहे हैं कि वॉर, नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी
देखिए, बात ये हो रही है कि चाइना अभी फंसा हुआ है थोड़ा सा। चाइना की इकोनॉमी ख़राब चल रही है। चाइना की पॉपुलेशन पहली बार पिछले 70 साल में कॉन्ट्रैक्ट करी है। चाइना वॉज द मोस्ट पॉपुलस नेशन, फिर इंडिया ने टेक ओवर करा। चाइना की पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। चाइना की इकोनॉमी हैज़ टेकन अ स्टेप बैक। चाइना के स्टॉक मार्केट से $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं। चाइना के रियल एस्टेट के फर्म्स कलैप्स हो गए हैं। चाइना के कई बड़े बड़े अरबों खरबों डॉलर के बैंक जो थे वो कलैप्स हो गए हैं। चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ नॉट इन अ वेरी गुड शेप। दूसरी चीज़, ऑलरेडी दुनिया में काफ़ी जंगें चल रही हैं। ठीक है जी, एक तो आपकी यूक्रेन रशिया की चल रही है, इजराइल हमास की चल रही है जो कि फैल गई है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो गया। यानी कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन में व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे एक वर्टिकल एस्केलेशन होता है कि जिसमें और बड़े हथियार आप इस्तेमाल करते हैं, और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन वो होता है जिसमें ज़मीनी तौर पे जो जैसे इतनी लड़ाई हो रही है फिर ये ज़मीन के एरिया में फैलती रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। तो वर्टिकल एस्केलेशन हो गया हथियार को लेके, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो गया ज़मीन को लेके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना इज़ अडॉप्टिंग अ वेट एंड वॉच। और चाइना को एक बात पता है, देखिए चाइना के लिए ना अभी मेन टारगेट उसका रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना है, और उसके लिए ताइवान प्रायोरिटी है, भारत अभी प्रायोरिटी नहीं है। धक्का देगा धीरे धीरे भारत को, लेकिन उसकी असली प्रायोरिटी जो है, जो असली वादे करे हैं शी जिनपिंग ने अपने लोगों से, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू ताइवान। उसके लिए ताइवान टारगेट नंबर 1 है। ताइवान टारगेट नंबर 1 है, लेकिन आप ये कह रहे हैं इनएविटेबल है इंडिया और चाइना की वॉर। 100%, 100% होगी। क्योंकि ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। इलेक्शंस अभी आगामी चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में इन केस हम ये मान के चलें कि अगर मोदी सरकार रिपीट होती है तो आने वाले 5 सालों में भारत के और चीन के संबंधों में किस तरह के चेंजेस आने की संभावना है? वॉर तो आपने बोल दी, ये डिटीरियोरेट करेगा। हमारा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमारा रिटेलिएशन के लिए भारत किस तरीके की अप्रोच रख रहा है? यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी परसों, उसने यही चीज़ एड्रेस करी है जो आपने बोल रही है ना, आपका सवाल उसमें यही है। उन्होंने बोला है कि बहुत पॉसिबल है, उन्होंने पाकिस्तान को लेके और चाइना को लेके, दोनों को लेके एक ही बात बोली है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, फिर मैं चीन पे भी आऊँगा जो आपका सवाल है। पाकिस्तान को लेके ये बोला है कि अब भारत को ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली पनिश कर सकता है, और पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द भेज रहा है, मिलिटेंट्स भेजता है और टेररिस्ट कार्रवाइयाँ करवाता है। और भारत को अभी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को आप मिलिटरीली आप उसको सज़ा दे सकते हैं। जहाँ तक चाइना की बात है, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिसकैलकुलेशन हो सकता है। और ये बात मैं 1 महीने से कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कल परसों आई है रिपोर्ट। मिसकैलकुलेशन किसकी तरफ से हो सकता है? चाइना और इंडिया के बीच में। किसकी तरफ से मिसकैलकुलेशन हो सकता है? मुझे पता है क्या लगता है, चाइनीज़ करेंगे और यहाँ से रिटेलिएशन होगा, ये मुझे लगता है।